नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं रेनो काइगर के बारे में। रेनो काइगर जो है वो एक नई मिनी एसयूवी है रेनो की ओर से। इस सेगमेंट में इतनी सारी मिनी एसयूवीज हो रखी है कि एक और जब आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि सबसे बड़ा सेगमेंट ये होने वाला है, जो कि एक्चुअली हो भी रहा है। अगर आप सेल्स फिगर्स को देखो तो प्रॉब्ली आगे आगे यही होगा। फिलहाल ये रेनो काइगर जो है वो आई है हमारे पास में एनसीआर मोटर्स की तरफ से। तो अगर आप गुड़गांव के आसपास हैं तो या एनसीआर में है तो एनसीआर मोटर से रेनो ड्राइवर खरीद सकते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर मैं उसका छोड़ दूंगा। और अब बात करते हैं काइगर के बारे में इन एंड आउट। सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में रेनो काइगर और निसान मैग्नाइट जैसी गाड़ियां बजट फ्रेंडली कार्स के रूप में देखी जानी चाहिए। ये दोनों गाड़ियां निसान रेनो के एक ही प्लांट में बनती है, एक ही असेंबली लाइन पे बनती है। हालांकि दोनों गाड़ियों में एक्सटीरियर में डिफरेंसेस हैं, इंटीरियर में डिफरेंसेस हैं और कुछ फीचर्स का भी फ़र्क है। रेनो काइगर जो है वो थोड़े से ज़्यादा इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ में आती है, लेकिन क्योंकि रेनो ने हमें मीडिया ड्राइव से दूर रखा है इसलिए हमारे पास में सारे इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन चलाने का अभी मौका है नहीं। धीरे धीरे जैसे गाड़ियां बिकना शुरू होगी, आप लोग जो सब्सक्राइबर्स वगैरह हैं उनके पास में गाड़ियां जब पहुंचेगी तो हम आपसे लेके बचे हुए इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन का रिव्यू कर देंगे। फिलहाल डिटेल में जानते हैं रेनो काइगर के फीचर और 1 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन चलाने में कैसा है उसके बारे में। ओके, तो शुरुआत करते हैं सामने से क्या क्या चीज़ें हैं। चाबी से सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्योंकि यहाँ पे भी 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा है जो हमने मैग्नाइट में नहीं देखी थी। बेसिकली रेनो जो यूजुअली देता है वो चीज़ें हैं। लॉक अनलॉक आपके पास में है। बूट अगर आपको अनलॉक करना तो उसका बटन यहाँ पे है। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये लाइट का है। तो अगर आपकी गाड़ी लॉक हो और अगर आपको लाइट से जुड़ी हुई असिस्टेंस चाहिए तो पता नहीं ये काम करेगा नहीं करेगा। बटन अभी तक तो नहीं कर रहा है, बट प्रॉब्ली ये रात में जब आपको लाइट जलानी हो तब काम करेगा। अभी तो ये जो है पर्टिकुलर बटन काम नहीं कर रहा है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो फ्रंट में जो है डिज़ाइन काफ़ी सही लगता है। हालांकि कुछ गाड़ियाँ जैसे क्विड वगैरह जो है उनसे थोड़ा सा आपको रिजेंबलेंस की लगेगी। यहाँ पे डीआरएल दिया गया है, यहाँ पे इंडिकेटर दिया गया है। नीचे ये प्योर विजन एलईडी जिन पे लिखा हुआ है, ये 3 एलईडी लाइट्स दी गई, प्रॉपर एलईडी लाइट सेटअप है और रिफ्लेक्टर्स में है, तो काफ़ी अच्छा थ्रो इनका होना चाहिए। उसके बाद में गाड़ी में फ्रंट में बड़ा सा ऐसा लोगो दिखता है, काफ़ी इंपोजिंग लगता है। एक एसेसरी पैक आता है जिसमें आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाएंगे। इसमें वो यहाँ पे हम नहीं देख पा रहे हैं, बट वो एसेसरी जो आएगी उसमें आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। माइंड यू यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा नहीं है जो कि हमने निसान मैग्नाइट में देखा था, बट इसमें वो जो है नहीं दिखता है। यहाँ पे आपके पास में एलॉय व्हील्स दिए गए हैं जिनकी साइज़ है 16 इंचेस की और टायर है 195/60R16। ये साइज़ के टायर यहाँ पे दिए गए हैं। सीएट सिक्योर ड्राइव टायर यूज़ किए गए हैं। सस्पेंशन वगैरह यहाँ से दिख रहे हैं। काफ़ी मतलब प्रोपोर्शंस जो है गाड़ी के वो अच्छे लगते हैं। हालांकि एक बार की कोई दूर से देखेगा तो थोड़ी छोटी लगती है गाड़ी। मतलब इतनी बड़ी वो फील नहीं होती, हालांकि है भी नहीं होती बड़ी, बट स्टिल जो ओवरऑल ब्लैक ट्रीटमेंट थोड़ा सा बिजी जो है गाड़ी ओवरऑल लगने लग गई है। साइड में आपको एलईडी लाइट्स दी गई है यहाँ पे और पडल लैंप एज एन एसेसरी आएंगे, इसमें नहीं लगे हुए, बट एसेसरी अगर आप लेना चाहते हैं तो पडल लैंप जो है वो भी इसमें आ जाएंगे। उसके बाद में ऊपर रूफ रेल्स दी गई है जो कि प्रॉपर एसयूवी लुक्स को देती है और रियर से जो है डेफिनेटली काफ़ी लोगों को सुंदर लग सकती है। थोड़ा सा मतलब अगेन बीफियर लुक जो है वो देने की कोशिश की। अब ये बार बार लॉक अनलॉक इसलिए हो रही है क्योंकि ये चाबी जो है ऑटोमेटिकली सेंस करती है। गाड़ी नज़दीक आती है चाबी तो अनलॉक हो जाती है, दूर जाती है तो लॉक हो जाती है। तो ये रियर का कुछ ऐसा सा लुक है। यहाँ पे आपको एलईडी टेल लैंप्स दिए गए हैं, बीच में हेलोजन बेस जो है आपको रिवर्स लाइट और ये जो होता है इंडिकेटर ये वो दिया गया है। टर्बो की बैजिंग है यहाँ पे, काइगर लिखा हुआ है, रेनो यहाँ पे है, उस रेनो के लोगों के बीच में ये कैमरा है और रेनो यहाँ पे ऑब्वियसली लिखा हुआ है। और उसके बाद में ये इसमें काफ़ी स्पेस ऐसे है, इतना सारा स्पेस दिया हुआ है। हाई माउंट स्टॉप लैम्प वहाँ पे है और यहाँ पे आपके पास में शार्क फिन एंटीना आ जाता है। तो ये चीज़ें हैं बाहर। एक चीज़ और, इसका बूट जो है वो एक्चुअल में बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। मैग्नाइट के मुकाबले ऑलमोस्ट 69 लीटर्स बड़ा है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। काफ़ी अच्छा बूट स्पेस मिलता है और बूट स्पेस अच्छा होने के साथ साथ आपको रियर सीट स्पेस जो है वो भी अच्छा मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि रियर सीट स्पेस अच्छा नहीं है। फ्रंट सीट अभी मैंने अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर रखी है और उसके बाद आप देखो तो इतना ज़्यादा जो है वो स्पेस यहाँ पे है। और इनफैक्ट हेडरूम अगर आप देखना चाहें वो भी काफ़ी अच्छा है, जो कि एक काफ़ी बढ़िया चीज़ एक्चुअली है। और रियर में अगर आप एमिनिटीज़ की बात करें तो आपके पास में यहाँ पे पावर विंडोज़ का कंट्रोल है। थोड़ा सा ये कभी स्पेस है, इसको पकड़ के आप बंद कर सकते हैं। यहाँ पे एक बॉटल आ जाएगी, इतना ही स्पेस है। और ये रेट्रो जो स्टाइल्स हुआ करती थी वैसा सा आपके पास में ये लॉक एंड लॉक के लिए लीवर है। और यहाँ पे ग्रैब हैंडल है। हालांकि डोम लाइट जो है वो थोड़ी सी आगे दी गई है। ऐसा नहीं है कि फ्रंट पैसेंजर और शेयर करते हैं, फ्रंट पैसेंजर के लिए वहाँ अलग है, बट ये यहाँ दी गई, इसको थोड़ा यहाँ दिया जाता तो बेटर होता।
स्टिल दी गई है और हेलोजन में है ये सब चीज़ें। हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल है और ऑब्वियसली आर्मरेस्ट भी है। आई एम सॉरी, ये कवर्स पन्नियाँ लगी हुई हटाना मैं भूल गया। यहाँ पे दो आपको कप होल्डर का या बॉटल होल्डर का वो है, एक छोटा सा स्पेस है जिसमें आप अपना मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। तो मेरा अभी जो मोबाइल पड़ा था यहाँ पे, अगर आप देखना चाहें तो ऐसे आप यहाँ पे रख सकते हैं। अगर आपको मोबाइल चार्ज करना है तो आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। अपना 12 वोल्ट का चार्जर यहाँ पे लगाइए और उसकी USB के थ्रू आप यहाँ पे मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। ये आपको कन्वीनियंस दी गई है। रियर में भी AC वेंट्स है आपके पास में और ऑब्वियसली सीट्स पॉकेट जो है वो भी है ही। और प्लस ये सीट जो है 60-40 स्प्लिट में नीचे भी गिर जाती है, जो कि अगेन एक अच्छी चीज़ है। स्पीकर्स जो है वो इस ग्रिल के थ्रू क्लियरली विजिबल है, इतनी बड़ी ये ग्रिल है। इनफैक्ट वो सामने वाला स्पीकर जो है मैं लिटरली भी देख पा रहा हूँ। हालांकि मैग्नाइट जो है उसमें ऑप्शनल JBL के स्पीकर्स आते हैं। मुझे नहीं पता काइगर में वो आते नहीं आ पाते, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि वो यहाँ काइगर में आएंगे नहीं आएंगे, बट मैग्नाइट में ऑप्शनल JBL के स्पीकर सिस्टम आते हैं एसेसरी पैक में। उसके बाद में यहाँ पे एक तो इसको ड्यूअल टोन इंटीरियर कहा जा रहा है, पर जो दूसरी टोन है वो बेसिकली आप ये यहाँ देख रहे हो हल्की सी ग्रेइश, ये सेकंड टोन है। बाकी ब्लैक जो है वो उसको रखा गया है। इस वाले डोर पकड़, एक तो कहीं भी सॉफ्ट टच का इस्तेमाल नहीं है, जो भी आप देख रहे हैं हार्ड टच है। अलग अलग तरीके के टेक्सचर का इस्तेमाल जरूर किया गया है। ये पावर विंडो के कंट्रोल्स है, ये ORVM के कंट्रोल है, ये चाइल्ड लॉक का कंट्रोल है। ये एक बॉटल, प्रॉब्ली यहाँ पे आप दूसरी बॉटल भी रख सकते हैं, ठीक ठाक स्पेस यहाँ पे भी है। इसमें एक और स्टोरेज ऑप्शन आता है जो कि आपको मैग्नाइट में नहीं मिलता है, वो है ये ड्यूअल ग्लोबॉक्स वाला जो है सिस्टम, ये भी आपको मिल जाता है। और नीचे जो दूसरा ग्लोबॉक्स आता है वो वैसा कैसा है, काफ़ी बड़ा है नीचे वाला ग्लोबॉक्स भी, नो डाउट। और ऊपर जो है आपको एक्स्ट्रा भी यहाँ पे ग्लोबॉक्स मिल ही जा रहा है। फिर उसके बाद में इधर से बात करते हैं, यहाँ पे आपके रेगुलर जो कंट्रोल्स है स्टीयरिंग पे वो दिए गए हैं। इस तरफ सारे मीडिया से जुड़े हुए कंट्रोल है वो है, और इस तरफ आपका जो है MID से जुड़े हुए कंट्रोल। मैं गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके, इस तरफ आपके MID से जुड़े हुए कंट्रोल जो हैं वो दिए गए हैं। MID आपको कंट्रोल करनी हो तो MID काफ़ी नीट लगती है एक्चुअली, जो कि एक अच्छी चीज़ है इसके बारे में। अगेन आप MID को मल्टीपल टाइप्स में, जैसे कि ये यहाँ पे मोड दिए गए हैं, ये मोड जब आप चेंज करते हैं तो MID चेंज होती है। तो अभी नॉर्मल मोड पे है, अब एको मोड पे है, और अब जो है ये स्पोर्ट मोड पे। तो एक बड़ा डिफरेंस जो है अब स्पोर्ट मोड पे, तो बड़ा डिफरेंस जो है वो आप इधर देखेंगे कि आपको अलग अलग रीडिंग दिखाएगा। हॉर्स पावर, न्यूटन मीटर जो स्पोर्ट मोड पे दिखा रहा है। अगर आप एको मोड पे शिफ्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे फ्यूल एफिशिएंसी दिखा रहा है। अगर आप नॉर्मल मोड पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे टाइम दिखा रहा है, स्पीडोमीटर दिखा रहा है। अगेन यहाँ फ्यूल एफिशिएंसी दिखाता ही जा रहा है। तो ये कुछ मोड्स में जो है चेंज करेंगे तो इस वाली स्क्रीन पे भी चेंजेस आ जाएंगे। अब इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एवरेज दिखा रहा है, रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी, ये सब इस बटन को दबाने से हो रहा है। यहाँ पे ट्रिप A आपको दिखा रहा है। उसके बाद में इसको अगर टॉगल करेंगे तो ट्रिप B दिखा देगा। उसके बाद में यहाँ पे सर्विस कब करवानी है वो बताता है, टाइम और किलोमीटर। डिमिंग कंट्रोल अगर आपको चाहिए तो इसके अंदर आप इंक्रीज और डिक्रीज ब्राइटनेस कर सकते हैं। तो इससे जो है अब जब आप नीचे करेंगे तो ओवरऑल ब्राइटनेस जो है वो डिम और लाउड हो जाएगी। उसके बाद में हम बैक आते हैं और नेक्स्ट वापस वही स्क्रीन जो है मेन स्क्रीन आपके पास में आ गई है। तो ये यहाँ पे कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। इस तरफ आपका कूलेंट टेम्परेचर है, जो कि थोड़ा मतलब हाँ, ये एक मैग्नाइट में काफ़ी लोगों ने पूछा था कि कूलेंट टेम्परेचर ऑलरेडी इतना हाई क्यों है। बेसिकली ये नॉर्मल को यहाँ पे दिखाता है, उसके बाद जो है आगे इंक्रीज होना शुरू होता है। तो यूजुअली हम देखते हैं मोस्टली मिड में ही रहता है। तो यहाँ इसका मिड जो है आप ये मान लीजिए कुछ इस तरीके से इसका मान लीजिए। प्लस इस तरफ आपका फ्यूल कितना है वो है, और बाकी कुछ वार्निंग लाइट्स है जो कि स्टार्ट करते हुए हमने देखी होगी। तो वो वार्निंग लाइट्स, ये देखो, ये सारी वार्निंग लाइट्स वगैरह है जो कि आपको यहाँ दिखती है। एक बढ़िया सी जो है ग्राफिक जो है वो इससे पहले आ जाती है यहाँ पे, जो कि अगेन थोड़ी सी अच्छी लगती है। उसके बाद में इस तरफ आपके कंट्रोल्स है वाइपर से जुड़े हुए, और इस तरफ आपके कंट्रोल्स है लाइट से जुड़े हुए। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको नहीं मिलता है, एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है। तो आप ये देख पा रहे हैं नीचे एम्बिएंट लाइटिंग है, ये यहाँ है, और इसको आप इसको बंद भी कर सकते हैं। तो ये बटन आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको आप अगर दबाएंगे तो एम्बिएंट लाइटिंग जो है वो बंद हो गई है। तो अभी यहाँ पे कोई एम्बिएंट लाइटिंग नहीं है। उसके बाद में आप थोड़ा सा सीट को पीछे कर देता हूँ, और आपको यहाँ पे जो है दूसरी तरफ एक तो ये स्टीयरिंग जो है ये आप एडजस्ट कर सकते हैं, बट आप इसको सिर्फ ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप इसको हाइट रीच जो है आगे पीछे उसके लिए एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। टेलीस्कोपिक वे में नहीं कर सकते हैं, सिर्फ टिल्ट के लिए कर सकते हैं। और ये आपकी टच स्क्रीन है जो कि अगेन वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ में आती है, जो कि एक कमाल फीचर है, हर मैन्युफैक्चरर्स को देना चाहिए। बहुत ही कम मैन्युफैक्चर में आता है, मतलब Hyundai की कुछ गाड़ियों में आता है, बट वो भी लोअर वेरिएंट में आता है, टॉप एंड में नहीं आता है। बट ये सारे मैन्युफैक्चरर्स को धीरे धीरे इंप्लीमेंट करना चाहिए वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले। उसके बाद में टच स्क्रीन जो है वो दिखने में भी मतलब काफ़ी अच्छे कलर, थोड़े से फीके आपको लगते हैं, बट मेरे ख्याल से इस बजट में जो है काफ़ी सही टच स्क्रीन आपको ये लगेगी। मैं होम पे आता हूँ, ये इसका बेसिकली जब ये ऑफ होती है तब ऐसी दिखती है। यहाँ पे टाइम दिख रहा है, यहाँ पे आपको नीचे डेट दिख रही है, ऊपर टाइम दिख रहा है।
मैं ऑन करता हूँ। रेडियो, मीडिया, फ़ोन, व्हीकल सेटिंग्स, सेटिंग्स में हम आते हैं। वॉल्यूम, लाउड, ये ऑडियो सेटिंग्स है। डिस्प्ले सेटिंग्स आपको यहाँ मिल जाएगी। डिवाइसेस से जुड़ी हुई सेटिंग आपको यहाँ मिल जाएगी। सिस्टम जो है फैक्ट्री सेटिंग अगर आपको करनी है तो वो यहाँ दिख जाएगी। व्हीकल्स में जब आप आएंगे तो व्हीकल सेटिंग जो है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। रियर व्यू कैमरा ऑन ऑफ ये वाला है पार्क असिस्ट के टाइम पे। उसके बाद में ड्राइविंग एको से जुड़ी हुई सेटिंग है, ये आपको बताता है कि आप कैसे चला रहे हैं। रेनो की और भी कई गाड़ियों में आपने देखा होगा एको कोचिंग वगैरह, ट्रिप रिकॉर्ड वगैरह जो है वो यहाँ दिखाता है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे रेनो ने अपने ही ऑयल की ब्रांडिंग करी है, जो कैस्ट्रॉल GTX जिसके साथ में आता है। रेनो पहले रेनो का टाइप किसी और ऑयल ब्रांड के साथ में था, शायद अब वो उसकी ब्रांडिंग यहाँ पे नहीं आ रही है। एंटिसिपेशंस वगैरह, गियर शिफ्ट वगैरह ये दिखाता है आपको कहाँ क्या होता है। ट्रिप रिपोर्ट जो है आपकी वो भी यहाँ पे दिखाता रहेगा। ये फ्यूल एफिशिएंसी कम यहाँ पे इसलिए है क्योंकि गाड़ी ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम खड़ी रहती है, तो उस वजह से है। बाकी फ्यूल एफिशिएंसी इससे तो ज़्यादा ही होगी डेफिनेटली। इसके बाद में नीचे की ओर अगर आप आएंगे तो आपके पास में यहाँ है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल से जुड़े हुए ऑप्शन। अब ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपका फैन से जुड़ा हुआ है। ये आपका टेम्परेचर आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। बीच में एक स्क्रीन दी गई जो आपको टेम्परेचर बताती रहती है, और यहाँ पे मोड आप दिए गए हैं। और आपको इतना माथाफोड़ी नहीं करनी है, तो आप सिंपली यार यहाँ से 24 सेट किया और ये ऑटो दबाया। मोस्टली सब ये सही कंडीशन, हर कंडीशन के हिसाब से टेम्परेचर सही है। यहाँ पे कोई भी वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन नहीं है, बट एक फ़ोन रखने की जगह आपको दी गई है। और वायरलेस चार्जिंग अगर आपको चाहिए तो एक एसेसरी पैक आता है, उसमें आप ले सकते हैं। यहाँ USB दी गई है आपको, और यहाँ पे जो है स्टार्ट स्टॉप दिया गया। नीचे भी ऑप्शन है आपके पास फ़ोन रखने का। ये 5 स्पीड का गियर बॉक्स है। यहाँ पे मोड्स चेंज करने हैं तो नॉर्मल में, एको में, स्पोर्ट में ये सब ऑप्शन है आपके पास में। ये एम्बिएंट लाइटिंग वाला कंट्रोल जैसे मैं बता रहा था। उसके बाद में यहाँ पे बहुत ही बड़ा स्पेस दिया गया है। अगर आप देखें तो ये देखो इतना ज़्यादा स्पेस जो है वो यहाँ पे आपके पास में है। और ये जो आर्मरेस्ट है ये यहाँ पे मैग्नेटिकली चिपक जाती है। तो ये अभी तो इस वाले वेरिएंट पे तो सही काम कर रही थी। एक और डीलरशिप पे अगर आपने इंस्टाग्राम पे देखा तो मैंने बताया था कि ऊपर ही रह जाती है, बट ये वाली एकदम सही यहाँ पे काम कर रही है। उसके बाद में ऊपर की तरफ यहाँ पे रेगुलर ऑटो डिमिंग नहीं, मैनुअल डिम करने वाला ये मिरर है। और ये डोम लाइट यहाँ पे है, हेलोजन वाली है। यहाँ पे ये चीज़ क्या है, अगर कोई बता सकता है तो प्लीज़ बताइए। कुछ गाड़ियों में आपको देखने को मिलती है, मैंने कुछ वीडियोस में भी इसके बारे में बताया। क्विज खेल लेते हैं हम चलते चलते। ये यहाँ पे आपके पास में एक वैनिटी मिरर है, और इस तरफ अगर आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पे भी वैनिटी मिरर है। कोई भी लाइट जो है वो आपको डेडिकेटेड इसके लिए मिलती नहीं है। गाड़ी में 4 एयरबैग आते हैं, ये एक प्लस पॉइंट है मैग्नाइट के मुकाबले। जो एक्स्ट्रा 2 एयरबैग है अपार्ट फ्रॉम जो डैशबोर्ड में होते हैं, वो आपके पास में यहाँ पे सीट्स पे हैं, जो आप इधर देख पा रहे हैं। अब सीट्स जो हैं वो भी काफ़ी सही लग रही है, होल्ड अच्छी करती है। अभी बाकी तो लंबी ड्राइव जब की जाएगी तब वो पता चलेगा। और यहाँ पे आपके पास में ये सीट अप डाउन करने का ऑप्शन है। और साथ ही में अगर यहाँ जानना हो कि क्या कैसा स्पेस है, थोड़ा सा क्रैम्ड स्पेस है। एक्सीलरेटर पेडल जो है वो जब आप दबाएंगे तो थोड़ा इधर हल्का टच करेंगे। हालांकि कुछ लोग इसको सही अच्छी चीज़ मानते हैं, जिसमें मैं भी हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे अपना जो है जूता जो भी है, फुटवेयर जो पहना है आपने, उसके साथ में इसको जब दबाएंगे तो आप ईजिली आप जो है इसको एक पोजीशन में होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा बेटर आप उसको फ्यूल एफिशिएंसी के हिसाब से कंट्रोल कर पाते हैं। गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल नहीं आता है माइंड यू, जो कि मैग्नाइट में आता है। तो यहाँ पे आपका क्रूज़ कंट्रोल आपको मैनुअली ऐसे ही करना पड़ेगा। ये आपके हेडलाइट लेवलर है, रेट्रो स्टाइल पुराना वायर वाला तरीका है। हेडलाइट जो है ऊपर नीचे आपको इन्हीं से करनी पड़ती है, लेवलिंग अगर आपको उनकी करनी होती है तो। उसके बाद में कुछ चीज़ें हैं जो मैग्नाइट और इसमें अलग है, उनकी बात कर लेते हैं। पहले बंद कर लेता हूँ। जो मैंने अंदर आपको बता दी है, उनके अलावा मैग्नाइट जो है वो आपको कनेक्टेड कार वाला सिस्टम जो है वो भी ऑफर करती है। प्लस मैग्नाइट में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिलता है, जो कि इसमें नहीं मिलता है। बट इसमें आपको एक और चीज़ एक्स्ट्रा मिल जाती है, PM 2.5 का एयर फिल्टर जो है अंदर वो भी आ जाता है। और बाकी जो चीज़ें थी एक्स्ट्रा वो मैंने आपको बता ही दी है। अब यहाँ पे रेनो काइगर प्रॉब्ली, मतलब जिस हिसाब से अगर फीचर डिफरेंसेस की बात की जाए मैग्नाइट के मुकाबले, तो ऐसा लगता है कि काइगर थोड़ी सी ज़्यादा जो प्रैक्टिकल इंडियन बायर्स जो है उनके नीड्स को टच करती है। बट मैग्नाइट जो है, जो यंग लोग हैं जिनको ज़्यादा फीचर लॉडेड कार चाहिए, उनको थोड़ा सा ज़्यादा वो बेटर अट्रैक्ट कर पाएगी। दोनों ही गाड़ियों में आजकल के युवा, बूढ़े, जवान, बच्चे, सबका फेवरेट फीचर सनरूफ जो है वो नहीं ऑफर किया जाता है। और हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि जिस हिसाब से इनकी प्राइसिंग रखी जाती है, और ये आप सारी प्राइस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, उस हिसाब से ये गाड़ी थोड़ी सी बजट को ओरिएंट करके दी गई है। तो उसमें उतने ज़्यादा फैंसी फीचर, उतनी बढ़िया क्वालिटी आपको डेफिनेटली नहीं मिलेगी। अब चलते हैं सीधा इसको चलाते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं रेनो काइगर मैनुअल 1 लीटर टर्बोचार्ज मैनुअल वर्जन की। यहाँ पे हमारे पास में 5 स्पीड का गियर बॉक्स है, और 100 PS जो है वो पावर बनाती है, और 160 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है
वो ये गाड़ी ये इंजन जो है निकाल के देता है। अब ये पावर और टॉर्क फिगर जो है वो डेफिनेटली बेटर है नेचुरली एस्पिरेटेड वाले से। और अगर आप रेगुलरली गाड़ी में 2-3 बंदे बैठे रहते हैं और उस हिसाब से अगर आप सोच रहे हैं काइगर, तो डेफिनेटली आप इस इंजन के बारे में ज़्यादा सोचिएगा। अब मैनुअल के बारे में सोचना है या सीवीटी के बारे में, वेल देखो दोनों इंजन दोनों जो गियर बॉक्स है मैनुअल और सीवीटी, वो हमने निसान मैग्नाइट भी चलाए थे और सेम सॉर्ट ऑफ फीलिंग्स यहाँ है। तो आप एक बार वो जो है मैग्नाइट वाले की ड्राइव इंप्रेशन देख सकते हैं डिटेल में जानने के लिए। अभी हमारे पास चलाने के लिए यही है टर्बोचार्ज मैनुअल ही, तो हम इसकी बात कर लेते हैं और इसी के बेस पे बाकी चीज़ें जो मैग्नाइट से डिफरेंट होगी उनकी बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज़ है वो विजिबिलिटी वाइज और एर्गोनॉमिक वाइज जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट होगी। तो एर्गोनॉमिक वाइज मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, वो ये कि ये टच, ये जो स्क्रीन है बीच में ये यहाँ पे पैनल जो दिया गया है MID के लिए, ये बेटर है, इसकी रीडिंग्स बेटर है। हालांकि छोटे छोटे हैं, थोड़े से बड़े होने चाहिए। जैसे फ्यूल जो है एफिशिएंसी वाला थोड़ा छोटा सा पार्ट है और साइड में क्लॉक सा दिखा था वो थोड़ा छोटा है, थोड़े से उनको बड़े दिए जाते हैं, बट स्टिल ये बहुत ही नीट दिखता है मैग्नाइट के कंपैरिजन में। ए पिलर वगैरह जो है वो उतना मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर से ही लग रहे हैं, थोड़ा सा बेटर ए पिलर किया जाना चाहिए था, थोड़ा ब्रॉड टाइप का ये हो गया है, बट कोई भी ऐसे शिकायत वाली चीज़ नहीं है। बोनेट भी आपको काफ़ी हद तक दिखता है, तो ऐसा इशू नहीं होना चाहिए कि बोनेट विजिबल नहीं हो पा रहा है। अगेन ये IRVM थोड़ा सा मतलब जो कहते हैं कि उस फिट हो जाता है, वो पूरी जो पीछे की जो स्पेस दिया गया विंडशील्ड उसमें फिट तो हो जाता है, बट थोड़ा सा ये ऐसा लगता है कि एकदम क्वालिटी थोड़ी सी बेटर होनी चाहिए थी, या फिर इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर अगर दिया था तो और ही बढ़िया वो चीज़ हो जाती। बाकी ओवरऑल विजिबिलिटी वगैरह के वाले मामले में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, अच्छा दिखता है ORVM से, IRVM से भी अच्छा दिखता है। आसपास आप थोड़े से ऊंचे भी बैठते हैं फॉर्चुनेटली, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। सीट एडजस्टमेंट भी डेफिनेटली आपको हाइट एडजस्टमेंट जो है मिलता है टॉप एंड में, तो वो भी आप देख सकते हैं। एर्गोनॉमिक वाइज गाड़ी का हर एक पार्ट वगैरह जो है, जो यहाँ पे बटन जहाँ भी आपको पहुँचना हो वो रीच में है। एम्बिएंट लाइट मिलती है इस वाले वेरिएंट में जो मैं चला रहा हूँ, तो आप एम्बिएंट लाइट ऑब्वियसली उसकी वजह से रात को अगर आपको देखना हो कहाँ पे क्या बटन है तो थोड़ा सा वो भी ईजी जो है वो हो जाएगा। एर्गोनॉमिक वाइज भी मुझे ऐसी कोई बड़ी शिकायत जो है वो उसमें लग नहीं रही है फिलहाल तो। बाकी जब लंबे टाइम के लिए हम चलाएंगे तब थोड़ी और ज़्यादा चीज़ें जो है बेहतर तरीके से पता चल पाएगी। उसके बाद में बात आती है गाड़ी की राइड, सस्पेंशन, हैंडलिंग वगैरह की। तो हैंडलिंग तो अभी मैंने हाईवे वगैरह पे इतनी चलाई नहीं है, तो मैं वो बात नहीं करता हूँ। मैं पहले बात करता हूँ कि राइड वगैरह कैसी है, सस्पेंशन वगैरह कैसे है। सस्पेंशन एक्चुअली काफ़ी अच्छे हैं इस सेगमेंट में। अगर बात करें हम तो जो गाड़ियाँ महंगी आती है जो थोड़ी सी बेटर है काफ़ी सारे मामलों में, जैसे कि वेन्यू, सोनेट, ब्रेजा हुई, उसके बाद में एको स्पोर्ट है वहाँ पे, तो ये जो गाड़ी नेक्सॉन है वहाँ पे, ये जो गाड़ियाँ इनमें सस्पेंशन के मामले में थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी, मतलब जो इंडियन कंडीशन के हिसाब से वो ब्रेजा है, नेक्सॉन है, और XUV 300 भी ठीक ठाक है। और सोनेट और वेन्यू थोड़े से स्टिफ जो है वहाँ पे होते हैं, कई गड्ढों में वो आवाज़ करती है गाड़ियाँ। लेकिन यहाँ पे मैग्नाइट जो है वो भी सरप्राइजिंगली अच्छी थी, और टाइगर क्योंकि सेम ही चीज़ें हैं, प्लेटफॉर्म वगैरह सब सेम है, तो वो भी सस्पेंशन में उसमें भी जो है कोई इशू नहीं आ रहा है। अच्छी तरीके से जो ख़राब सड़कें हैं वो हैंडल कर रही है गाड़ी। स्टेबिलिटी वगैरह जो है हाईवे पे ही हम टेस्ट कर पाएंगे, जो कि मैग्नाइट में अच्छी थी, तो प्रॉब्ली टाइगर के साथ में भी जो है अच्छी ही होनी चाहिए। और रही बात हैंडलिंग की, तो डिसेंट ही कही जाएगी हैंडलिंग, ऐसे मतलब कोई ऐसी फिनोमिनल नहीं लग रही है। अच्छी बात यह कि सिटी में लाइट है और थोड़ा सा वेट जो है स्पीड गेन करने पर आ रहा है। फिर बात आती है ओवरऑल एक्सपीरियंस, मैनुअल चलाने का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है। तो यहाँ पे मैनुअल चलाने का एक्सपीरियंस, पहली चीज़ तो ये है कि क्लच का ट्रैवल थोड़ा लंबा है और ऐसे मतलब बाइटिंग पॉइंट एक जगह का है, तो थोड़ा सा ट्रैवल अगर बाइटिंग पॉइंट जो है वो मतलब, क्योंकि बाइटिंग पॉइंट ऑलमोस्ट ऊपर आता है तब जाके वहाँ पे आता है, तो इससे बेटर है कि उस ट्रैवल को थोड़ा सा रिड्यूस करने वाली जो चीज़ वो की जाती तो बेटर होता। हालांकि मतलब बाइटिंग पॉइंट वाली चीज़ हो सकता है आदत आपको पड़ जाए, बट अगर आपके घर में कोई और मैनुअल ट्रांसमिशन है तो फिर आपको ये थोड़ा सा ऑड लगेगा। अगर आपके घर में कोई मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं है तो फिर आपको ये ऑड नहीं लगेगा, आदत जो है आपको इसकी पड़ जाएगी। इंजन की परफॉर्मेंस कैसी है? वेल, इंजन की परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पे एक और चीज़ ऐड हो जाती है जो कि मैग्नाइट में नहीं आती थी, वो ये कि गाड़ी में मिलते हैं आपको 3 मोड, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट मोड। अब ये चीज़ जो है हमें मैग्नाइट में मतलब ऐसे मोड्स वगैरह जो है वो मैग्नाइट में सिर्फ उनके CVT में देखने को मिलते थे, एक छोटा सा बटन हुआ करता था, बट यहाँ पे आपको हर वेरिएंट में ये जो मोड जो है, हर इंजन ऑप्शन में ये मोड आपको यहाँ पे दिखने मिल जाएंगे। अब एको मोड में मैं डालता हूँ और क्या फ़र्क है? वेल, स्टीयरिंग वगैरह में कोई फ़र्क नहीं, जो फ़र्क आएगा वो इंजन के रिस्पॉन्स में आएगा। एको में बेसिकली मैं एक्सीलेटर पैडल दबा रहा हूँ तो भी गाड़ी जो है ऐसे स्लोली से रिस्पॉन्ड कर रही है। मैं जोर से भी दबा दे रहा हूँ एक्सीलेटर पैडल तो भी स्लो ही जा रही है। ऐसे नहीं है कि हल्का सा टैप करने पर स्लो है और जोर से दबाऊंगा तो नॉर्मल हो जाएगी, जोर से भी दबाने पर भी स्लो ही जा रही है। अभी मैंने पूरा पैडल दबा रखा है बट फिर भी गाड़ी स्लो से ही उठती है। अब मैं ये नॉर्मल में डालता हूँ, जो कि बीच में ऐसे दबाने पर नॉर्मल में आ जाएगा। नॉर्मल में
थोड़ा सा डिफरेंस आया है। एक्सीलेटर पेडल जब मैं हार्ड प्रेस करता हूँ और टर्बो स्पूल होने लग जाता है, उसके बाद में डिफरेंस नज़र आने लगता है। उसके बाद मैं अगर स्पोर्ट मोड में डालता हूँ गाड़ी को, तो स्पोर्ट मोड में क्या डिफरेंसेस है वो मैं ट्राई करता हूँ। एक्चुअली इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस जो है उसकी परफॉर्मेंस में नहीं आया है। इस जस्ट के MID पे जैसे जैसे जो मैंने आपको बताया मोड चेंज करोगे तो MID पे डिफरेंट रीडिंग्स आ जाएगी, तो वो आ जाती है। डेफिनेटली एको मोड के कंपैरिजन में स्पोर्ट मोड में थोड़ा सा चेंजेस है, बट एको और नॉर्मल में आप इतना ज़्यादा जो है डिफरेंशिएट शायद नहीं कर पाएंगे। तो वो है एको और स्पोर्ट के बीच में डिफरेंशिएट, एको और नॉर्मल के बीच में आप इतना डिफरेंशिएट जो है वो नहीं कर पाएंगे। NVH के मामले में गाड़ी में थोड़े और इंप्रूवमेंट किए जाने चाहिए। काफ़ी लाउड ये इंजन हो जाता है, बट सिटी वाली स्पीड पे तो आपको सुनाई नहीं देगा। वो हाईवे पे जब आप ऐसे क्रॉस करने लगेंगे तब आपको ज़रूर जो है वो चीज़ें सुनाई देने लगेगी कि काफ़ी लाउड जो है वो इंजन हो रहा है। टर्बो लैग गाड़ी में क्लियरली एविडेंट है। अगर आपको टर्बो लैग जैसी चीज़ अवॉइड करनी है तो आपको उसके लिए गाड़ी को हमेशा से जो है मतलब हमेशा 1800-2000 RPM के पास रखना पड़ेगा। उसके बाद जो है गाड़ी में ज़रूर काफ़ी मतलब ऐसे पुश जो है मिलने लगता है। और एक बार आप 2500 RPM के आसपास होते हैं तो गाड़ी जो है अपनी कंफर्टेबल जोन में होती है। अच्छी बात ये कि गियरिंग काफ़ी सही है 5th गियर की, तो जब भी आप मतलब ऐसे हाईवे पे क्रूज़ वगैरह कर रहे होंगे तो आपको फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो अच्छी मिल जाएगी। एक बार एको मोड में डाल देते हैं और फ्यूल एफिशिएंसी जो है उसकी भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो फ्यूल एफिशिएंसी मेरे ख्याल से इंजन मतलब देखो ज़्यादा तो हम चला नहीं पाए, बट जो निसान मैग्नाइट में जो हमें फिगर्स मिल रहे थे वो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। हो सकता है थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाए मैग्नाइट और इसके फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स में, बिकॉज क्या होता है कि गाड़ी के एरोडायनेमिक्स वगैरह का भी फर्क होता है, क्योंकि बाहर के पैनल जो है वो बदले गए हैं, तो एरोडायनेमिक्स कभी कभी जो है आगे पीछे हो जाते हैं, उसकी वजह से फ्यूल एफिशिएंसी चेंज हो जाती है। बाकी वेट में दोनों गाड़ियों में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। बाकी गियर शिफ्ट वगैरह जो है वो थोड़ा सा मतलब अटक के ही ऐसे जाता है, गियर इतना स्मूथ नहीं है, बटरी स्मूथ नहीं है। लेकिन क्लच का जो वेट है वो अच्छा है, लाइट है, हालांकि ट्रैवल लंबा है जैसा मैंने आपको बता ही दिया है। एक चीज़ इस गाड़ी के बारे में बड़ी वियर्ड है, वो ये कि जब भी आप रिवर्स लगाते हो तो रियर वाइपर जो है वो अपने आप चालू हो रहा है। पता नहीं कोई कर्टसी वाइप जैसा कोई फीचर है या वो ऐसे ही हो रहा है। तो ये सब कुछ है रेनो काइगर के बारे में। अभी ज़्यादा वेरिएंट्स हम चला नहीं पाए हैं प्रॉपर्ली सारे वेरिएंट्स, और एक बार जब मतलब थोड़े लंबे टाइम के लिए चलाने को मिलेगा मौका, रेनो ऐसा मौका देगी तो हम डेफिनेटली जो है और बेहतर तरीके से आपको बता पाएंगे इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स। फ़िलहाल फर्स्ट इंप्रेशंस में गाड़ी कैसी लग रही है ये मैंने आपको बता दिया है। अगर आपके कोई सवाल रह गए हो जो बता नहीं पाया हूँ, या अगर आपको कंसल्टेंसी लेनी है या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, तो उसके लिए यूट्यूब में कॉमेंट सेक्शन है और कंसल्टेंसी वगैरह के लिए ज्वाइन बटन है, वो आप दबा के उसको सर्विसेज को ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद। एक और चीज़, गाड़ीफाई वेबसाइट का लिंक नीचे दिया है, वहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स है इसके बारे में, तो वो जाके आप देख सकते हैं, या सिंपली गूगल कर सकते हैं रेनो काइगर गाड़ीफाई।